एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक पेप्टिक अल्सर। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा पेप्टिक अल्सर क्या है। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में आपको टॉपिक मिलेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे और ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे। पेप्टिक अल्सर इज द लीजन ब्रेक डाउन इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय एसिडिक डाइजेस्टिव जूसेस HCl। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जिस तरह से आपके माउथ में छाले होते हैं ठीक उसी तरह से आपके स्टमक के अंदर भी लीजन या फिर आपके स्टमक के अंदर अल्सर होते हैं। इस प्रॉब्लम को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर होने पर आपको स्टमक में पेन होगा, जलन होगी, इस टाइप की आपको प्रॉब्लम होगी। कई बार क्या होता है कि आपके अनहेल्दी फूड खाने की वजह से भी हो सकता है। तो स्टमक में होने वाले ये छाले या H. पाइलोरी के नाम से बैक्टीरिया के कारण होते हैं, राइट। बैक्टीरिया स्टमक में स्वेलिंग की कंडीशन पैदा कर देता है, जिसे हम लीजन या फिर हम उसे छाले भी कह सकते हैं, राइट। तो इसमें कहा गया है, यानी कि जो इसमें कहा गया कि म्यूकोजा क्या है, जो हमारा GIT हो गया या फिर हमारा माउथ है, तो इसमें जो इनर लाइनिंग हो गया है, जो मोइस से इनर लाइनिंग है, इसे कहा जाता है म्यूकोजा लाइनिंग। अगर इसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, अल्सर, राइट। यानी कि पेप्टिक अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह से हमारे स्टमक के अंदर लेयर से इन्फेक्टेड लीजन होते हैं। स्टमक में आंत के बाहरी हिस्से में भी ये अल्सर इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इस तरह के अल्सर को ड्यूडेनल अल्सर भी कहा जाता है। स्टमक के अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दोनों ही पेप्टिक अल्सर भी इसे कहा जाता है। यानी कि जो पेप्टिक अल्सर एक तरह का लीजन है जो कि स्टमक के अंदर और जो उसके अंदर की जो लेयर है, हिस्सा है, उसकी जो लेयर को भी क्या करती है, ये वहाँ पर भी इन्फेक्टेड कर देती है। जो हमारी फूड पाइप है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या करते हैं, डेवलप कर सकती है। पेप्टिक अल्सर के टाइम पर स्टमक में पेन होता है, राइट, और ये दर्द आपके जो नाभि से लेकर चेस्ट तक महसूस होता है। ये पेप्टिक अल्सर के सबसे बड़े लक्षण माने जाते हैं, राइट। तो इसमें कहा गया है, जो ये डेफिनेशन है, एसिडिक डाइजेस्टिव जूस कौन सा होता है, HCl, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस कौन सा होता है, HCl। जो हमारा म्यूकोजा लाइनिंग हो गया या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो एसिडिक डाइजेस्टिव जूस उसी की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसे कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। क्या कहा जाता है उसे, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो इसके टाइप कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इसमें आ जाता है गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेगल अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। तो वन बाय वन करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें आ जाता है गैस्ट्रिक अल्सर। इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ द म्यूकस एंड मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक due to the same injury like and substance, alcohol and caffeine, aspirin and acid drugs, right। यानी कि इसमें कहा है गैस्ट्रिक अल्सर, स्टमक की म्यूकोजा, ठीक है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन हो गई, उसमें ब्रेक डाउन होगा, एक्सेस अल्कोहल ले लिया है या कैफीन ले लिया या फिर एस्प्रिन एनासाइड ड्रग ले लिया है, ये क्या करेगा, ये GIT को मीन्स हमारा जो स्टमक है, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्टमक है उसे इरिटेट करेगा और स्टमक में अल्सर हो सकता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इसोफेगल। तो इसमें होता है अल्ट्रेशन इन द म्यूकोजा ऑफ द इसोफेगस, इट इज ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एंड एसिड रिफ्लेक्सेस इन इसोफेगल। मीन्स इसमें इसोफेगल में क्या होता है, इसमें अल्सरेशंस होता है जो इसोफेगल के म्यूकोजा में होता है। जो हमने रीड किया, जो इसोफेगस होता है वो फूड पाइप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फूड पाइप होता है। इसके अंदर कहीं पर अल्सर हो जाएगा, अगर अल्सर हो जाएगा तो उसे बोलेंगे इसोफेगल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है ड्यूडेनल अल्सर, अल्सरेशन इन म्यूकोजा ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। मीन्स इसमें कहा गया है कि ड्यूडेनल अल्सरेशन क्या होता है, जो अल्सरेशन होंगे वो कहाँ होंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, उसमें अल्सर हो जाएगा, उसे कहा जाता है ड्यूडेनल। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉजेज। तो इसमें कॉजेज है,
नेक्स्ट आता है कोजिस। कोजिस में क्या है, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी, बैक्टीरिया एच पाइलोरी, यानी कि इसमें कहा गया है कि ये क्या करता है, जो अपना स्टमक हो गया या फिर ईसोफेगस हो गया, यूरिनम हो गया, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज करेगा। अगर प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाएगी तो HCl कॉन्टेक्ट में आएगा किसके, म्यूकोजा के, और वो डैमेज करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आएगा प्रोलोंगेड यूज ऑफ सेम ड्रग लाइक एनासाइड, यानी कि प्रोलोंगेड यूज ऑफ सेम ड्रग लाइक एनासाइड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया या फिर एंटीप्लेटलेट्स हो गया। ये ड्रग क्या करेगी, GIT लाइनिंग को इरिटेट करेगी और अल्सरेशन कोज करेगी। क्या करेगी, इसमें अल्सरेशन कोज करेगी। तो इसमें आ जाता है जैसे एक्सेस इनटेक ऑफ कैफीन, अल्कोहल, जो हमारा म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करेगी और डैमेज करके अल्सरेशन कोज करता है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इसमें फास्टिंग और रेस्टिंग पीरियड, यानी कि बहुत टाइम से फास्ट कर रहे हैं और स्टमक खाली है, तो HCl कॉन्टैक्ट में आएगा ज़्यादा और लेवल लाइनिंग से, और वो डैमेज कर सकता है, अल्सर हो सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट आएगा प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सेस स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर हो सकते हैं। फिजियोलॉजी में क्या, ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर एंड एनासाइड, अल्कोहल, फास्टिंग एक्सेट्रा, किस तरह पेप्टिक अल्सर कोज हो सकता है, किसी भी कोज की वजह से, जो कि एनासाइड भी हो सकता है या अल्कोहल भी हो सकता है या फिर फास्टिंग की कंडीशन भी हो सकती है। तो इनमें से किसी में से भी क्या होगा, ठीक है, जो एक्सेस एक्सक्रीशंस ऑफ HCl एंड डिक्रीजेस म्यूकोजल सिक्रेशंस, यानी कि HCl का जो सिक्रेशन बढ़ जाएगा या फिर म्यूकोजा का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो HCl जो डैमेज कर रहा है वो बढ़ सकता है, जो म्यूकोजा बचा आ रहा है वो कम हो गया है, या तो ये बढ़ेगा या कम होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्रेकडाउन म्यूकोज मेम्ब्रेन्स ऑफ स्टमक, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाएगा किसका, इसमें हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक का या ईसोफेगस या कहीं का। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा, एसिडिक एंटर इनटू ग्रास्टिक म्यूकोजा, यानी कि इसमें एसिडिक एंटर करेगा ग्रास्टिक म्यूकोजा में। अब वो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है जो बचा रही है एसिड से, अगर वो ब्रेकडाउन हो जाएगी, ठीक है, अगर वो ब्रेकडाउन हो जाएगी तो ग्रास्टिक म्यूकोजा में एसिडिक एंटर करेगा और क्या होगा, ग्रास्टिक अल्सर, और कोज क्या करेगा, ग्रास्टिक अल्सर। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी जैसी ग्रास्टिक अल्सर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें आ जाता है एपिग्रास्टिक पेन, यानी कि इसमें क्या होगा कि एब्डोमिनल के रीजन होते हैं, अगर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम या फिर एपिग्रास्टिक रीजन में लाई करता है। अगर स्टमक अल्सर हुआ तो एपिग्रास्टिक रीजन में पेन होगा और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगा। साइन एंड सिम्टम में एपिग्रास्टिक में पेन होगा। तो इसमें एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी। और इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे इसमें कहा गया है कि जैसे हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पेन होगा, वोमिटिंग होगी, ठीक है, सम टाइम विद ब्लड, जैसे आपको वोमिट होगी उसके अंदर क्या होगा, सम टाइम ब्लड भी आ सकता है। इसका नेक्स्ट है एनोरेक्सिया, मीन्स भूख ना लगना, ठीक है, यानी कि इसमें क्या भूख नहीं लगेगी और इसमें वेट लॉस होगा। तो इसमें क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा, और इसमें क्या होगा, हार्ट बर्न होगा, और इसमें क्या होगा, डिसोफिजिया, जो इसे बोलते हैं कि जैसे कि डाइजेशन, जिसमें डाइजेशन होगा क्योंकि स्टमक में अल्सर हो रखे हैं तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। नोजिया होगा, और इसमें क्या होगा, और नॉक्टर्नल पेन होगा, स्टूल, और इसमें ब्लड स्टूल होगा, ठीक है। नॉक्टर्नल पेन रात के टाइम पर पेन होगा। रात के टाइम कैसे पेन होगा, जैसे कि पेशेंट रात को सो रहा है, अगर रात को खाली पेट है, HCl सिक्रेट हो रहा है तो वो अल्सर के कांटेक्ट में आएगा। अगर अल्सर के कांटेक्ट में आएगा तो और वो उसे यानी कि क्या इरिटेट करेगा। बाद हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ब्लड टेस्ट आ जाएगा, इसमें स्टूल एंटीजन टेस्ट आ जाएगा, बैरियम स्वेलो, एक्सरे आ जाएगा। तो ब्लड टेस्ट क्या है, यूज ऑफ द डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द H पाइलोरी। ब्लड टेस्ट यानी कि इसका एक कोज होता है H पाइलोरी। H पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया को चेक करने के लिए H पाइलोरी टेस्ट करेंगे, ठीक है। कहीं H पाइलोरी तो नहीं है, या फिर ब्लड टेस्ट करेंगे।
स्टूल एंटीजन टेस्ट यूज होता है डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द एच पाइलोरी बैक्टीरिया एंड फिजिस, यानी कि स्टूल एंटीजन में क्या करेंगे, जो फिजिस होगा, ठीक है, जो फेसिस होगा, स्टूल होगा, उसके सैंपल को चेक करके डिटरमाइन करेंगे कि उसके अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया तो नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा बैरियम स्वेलो एक्सरे। इन दिस द पेशेंट ड्रिंक बैरियम थिक chalky liquid that coat of the lining of the GIT and makes eraser to detect and manage damage in X-ray। यानी कि इसमें क्या बैरियम स्वेलो एक्सरे में ये कौन सा टेस्ट होता है, ये कौन सा टेस्ट होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट जो होता है उसे ड्रिंक करवाया जाता है बैरियम। अब बैरियम क्या होता है, ठीक मतलब कि गाढ़ा सा चौकी लिक्विड होता है और ये वाइट कलर का होता है, उसे हम पेशेंट को पिला देते हैं, ठीक है, उसे पेशेंट को दे दिया जाता है। अब उसी पेशेंट को हम अगर पिला दें, यानी कि जो हमने पेशेंट को पिला दिया है वो क्या करेगा, वो जीआईटी की जो लाइनिंग होगी, जो हमारा गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल होगा, उसकी लाइनिंग को कोट कर लेगा, मीन्स उस लाइनिंग को चिपक जाएगा लाइनिंग पर, ठीक है, कहाँ चिपक जाएगा, लाइनिंग पर। और क्या करेगा, फिर जब एक्सरे होगा तो उस एक्सरे में वो इजीली शो करेगा, मीन्स कि उस एक्सरे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें है एंडोस्कोपी, अ ट्यूब विथ कैमरा अटैच टू द इसमें है एंड, ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया एंडोस्कोपी क्या होता है, ये एक टाइप की और ट्यूब के आगे कैमरा लगा होता है। ये एंडोस्कोपी क्या होगा, ये एक ट्यूब होगी और ट्यूब के आगे क्या होगा, एक कैमरा लगा होता है, ठीक है, और हम माउथ में डालेंगे जो ट्यूब होती है और हम एंडोस्कोपी उसे बोलते हैं, और कैमरा पेशेंट के माउथ में डाला और उसे क्या दिखेगा कि कहाँ कहाँ अल्सर है, ठीक है, कहाँ कहाँ अल्सर और कहाँ कहाँ डैमेज है। ये लिए हम डायग्नोस्टिक इसमें है बिलेसन यूज कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर में। इसके बाद आएगा मेडिकल मैनेजमेंट, तो इसमें आ जाता है कौन कौन सा आ जाता है, इसमें मेडिकल एंटा एसिड, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले इसमें आ जाता है इट इज़ न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड एग्जिटर, जैसे इसमें है सोडियम बैक्टीरियोनेट एंड बैक्टीकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। मीन्स इसमें कहा गया है कि एंटा एसिड, तो आपने इसका कई बार नाम भी सुना होगा कि ये क्या करता है, और न्यूट्रलाइज करता है, मीन्स जो एसिड है हमारे स्टमक के अंदर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर पेशेंट को पिलाएंगे तो स्टमक के अंदर जितना भी एसिड है, ठीक है, जो स्टमक है उसके अंदर जितना भी एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, पेट का एसिड कम हो जाएगा, तो डैमेज को जो डैमेज को थी वो कम कर देगा, ठीक है, जो डैमेज थी उसे भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसमें क्या है, अपने जो स्टमक को क्या करेगा, ये इरिटेशन को भी कम कर देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, यानी इसमें क्या करेगा, रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ HCl, ठीक है, यानी कि एम्प्रोजोल एंड पेंटाजोल। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें इसका क्या काम होता है, HCl का अमाउंट रिड्यूस करते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो एसिड होता है उसके अमाउंट को कम कर देगा। फॉर एग्जांपल ओमिप्राजोल एंड इसमें है पेंटाप्राजोल, ठीक है, ये दो नेम है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें है H2 रिसेप्टर और इसमें है ब्लॉकर, रिड्यूस अमाउंट ऑफ द HCl एंड रेंटाडिन, यानी कि इसमें कहा है ये क्या करते हैं, HCl के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके अमाउंट को रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें है रेनिटीडीन, ठीक है, ये एक ही याद कर लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एंटीबायोटिक यूज टू किल बैक्टीरिया लाइक एच पाइलोरी, एग्जाम्पल इसमें है मेक्सासोलिन एंड इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है इसमें, जैसे है इसमें है इथ्रोमाइसिन, ठीक है, यानी इसमें कहा गया है कि जैसे इसमें कहा है कि जो एंटीबायोटिक है, मीन्स एंटीबायोटिक्स तो आप सबको पता है ये बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, एंटीबायोटिक मीन्स होता है बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन। इसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, और उस एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम देंगे एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक एग्जाम्पल है, जैसे इसमें है अमोक्सिसिलिन और इसमें है इथ्रोमाइसिन, ये दोनों एंटीबायोटिक देते हैं पेप्टिक अल्सर में।
इसके बाद नेक्स्ट आएगा सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या हो जाएगा, वेगोटोमी होगा, इसमें कटिंग ऑफ वेगस एंड नर्व्स विच एंड स्टिमुलेट एक्सियल प्रोडक्शंस। मीन्स इसमें कहा गया है कि इसमें क्या सर्जरी कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर में। ये क्या करता है, एचसीएल जो सिक्रेशन होती है, वो जो प्रोडक्शन होती है उससे स्टिमुलेट होती है, जो प्रोडक्शन होता है उसे स्टिमुलेट करती है। अगर उसे कट कर देंगे तो एचसीएल का स्टिमुलेशन होगा, प्रोडक्शंस का वो कम कर देगा, ठीक है, यानी जो प्रोडक्शन उसका वो कम हो जाएगा, एचसीएल सिक्रेशन नहीं होगा ज़्यादा, तो वो डैमेज नहीं करेगा अपने स्टमक की लाइनिंग को। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा गैस्ट्रोड्यूनोमोस्टोमी बिलरोथ 1। रिमूव ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक एंड जॉइन द रिमूविंग पार्ट ऑफ द जिजनम। इसे बिलरोथ 1 भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे बिलरोथ 1 भी कहा जाता है। इसमें जो लोअर पोर्शन स्टमक होगा, जो ये हमारे स्टमक है, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक जितना होता है उसके लोअर पोर्शन को कट करेंगे और कट करके इसे क्या करेंगे, ड्यूडेनम से जोड़ देंगे, ठीक है। इसे किससे जोड़ देंगे, ड्यूडेनम से, जिजनम से जोड़ देंगे। इसे बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूनोस्टोमी, ठीक है। इसमें आ जाएगा गैस्ट्रिक्टोमी। इट इज़ द टोटल सर्जिकल रिमूवर ऑफ द एंटायर स्टमक। यानी कि ये क्या होता है, ये होता है जो टोटल एंटायर स्टमक होता है उसे ही सर्जरी के थ्रू ही रिमूव कर देंगे। ये एकदम लास्ट चीज़ हो गई, ठीक है। मीन्स कुछ भी नहीं हो रहा है तो लास्ट में स्टमक को ही रिमूव करना पड़ता है, और जब अल्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें एक नेम और होता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है गैस्ट्रोजेजनोस्टोमी बिलरोथ 2 भी होता है, जिसे इसमें रिमूव करेंगे। और इसमें क्या है, एंट्रेम पार्ट को, स्टमक को, और जो स्टमक है हमारा, इसका जो एंट्रेम पार्ट होता है उसे कट करके ज्यूजेनम से जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे आज जो पेप्टिक अल्सर, जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। और ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपको टॉपिक मिलेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।